हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मनोज स्वामी। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और जयपुर की जो ऑनलाइन जीएस प्लेनेट क्लासेस के ऊपर आप सभी का स्वागत है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में, जो एक नर्सिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसके बारे में अपन बताने वाले हैं। उससे पहले फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को समझाने से पहले मैं आपको नर्सिंग के बारे में कुछ बताता हूँ। उसके बाद में अपने टॉपिक के ऊपर चलेंगे। अपन स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल नर्सिंग। तो नर्स के बारे में अपने को पता होना चाहिए। नर्स जो वर्ड है उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए सभी को। तो क्या है कि एन का मतलब क्या होता है? नोबिलिटी। एन का मतलब होता है नोबिलिटी। नोबिलिटी का मतलब नॉलेज। नोबिलिटी का मतलब नॉलेज यानी कि ज्ञान होना। ठीक है, नॉलेज। उसके बाद में अपने यू वर्ड आता है। तो यू वर्ड का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के बाद में नेक्स्ट जो वर्ड है उसका मीन होता है आर। तो आर का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबल। रेस्पॉन्सिबल का मतलब जानते हो? जिम्मेदार। रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट है एस। तो एस का मीन होता है सिंपैथी। सिंपैथी, ठीक है। सिंपैथी का मतलब किसी को, अपन जो भी कोई बात हो जाए तो अपन किसी को जो संतावना देते हैं, तो संतावना होता है मतलब सिंपैथी। उसके बाद में जो मीन है ई। तो ई का मीन होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? जो अपनी जो क्षमता होती है किसी चीज को, कार्य को करने के लिए, जो अपने जो पावर होती है, जो सेल्फ पावर होती है, उसका मीन होता है एक ई का एफिशिएंसी। ठीक है। तो जो नर्स का जो मीन होता है वो होता है एन का मतलब नोबिलिटी। नोबिलिटी का मतलब नॉलेज। उसके बाद में यू अंडरस्टैंडिंग। एक समझदार होनी चाहिए जो नर्सिंग स्टाफ है, जो भी। आर। आर का मतलब रेस्पॉन्सिबल, वो एक जिम्मेदार भी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में एस। एस मीन सिंपैथी, तो किसी को संतावना देना। और ई मतलब एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कि जो सेल्फ जो पावर होती है उसके बारे में। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं नर्सिंग। नर्सिंग क्या होता है? ठीक है, नर्सिंग। जो नर्सिंग है, जो वर्ड है, वो एक लैटिन वर्ड से निकल के आया हुआ शब्द है। उसका मीन क्या होता है? जो लैटिन वर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लैटिन वर्ड से आया हुआ है। लैटिन वर्ड, जो नर्सिंग जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया हुआ है। इसका मीन होता है न्यूट्रिए। न्यूट्रिए, ठीक है। न्यूट्रिए का मतलब, अगर कोई पूछे कि न्यूट्रिए किसको बोलते हैं, तो न्यूट्रिए का मीन होता है नरिश या फिर चेरिश। ठीक है, यानी कि पोषण देना। नरिश या फिर चेरिश। ठीक है, न्यूट्री का मीन होता है नरिश, टू नरिश या फिर चेरिश, तो यानी कि किसी को पोषण देना। एक अनोदर नेम और होता है नर्सिंग का, जो जिसको बोलते हैं न्यूट्रिक्स। न्यूट्रिक्स। न्यूट्रिक्स का मतलब होता है सेरोगेट मदर, या फिर जो नर्सिंग मदर होती है उसको बोलते हैं न्यूट्रिक्स। नर्सिंग मदर। नर्सिंग मदर। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, जो राजा महाराजा थे, उनके जो प्रिंस और जो प्रिंसेस होती थी, उनको क्या है कि जो एक मदर को वो संभालने के लिए छोड़ देते थे, बच्चे के लिए जो देखभाल करती थी, उसको बोलते हैं नर्सिंग मदर या न्यूट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं जो नर्सिंग है उसकी डेफिनेशन के ऊपर। अपन जो है नर्सिंग की डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। नर्सिंग डेफिनेशन।
जो नर्सिंग की डेफिनेशन है वो किसने दी थी? ANA, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन, नर्सिंग एसोसिएशन। और कब दी थी? 1973 के अंदर जो नर्सिंग की जो डेफिनेशन दी थी अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने दी थी 1973 के अंदर। ठीक है, क्या बताया था कि नर्सिंग के बारे में? तो आप डेफिनेशन देखना कि जो नर्सिंग है एक डायरेक्ट सर्विस है और एक डायरेक्ट गोल है। ठीक है, तो एक बार लिख देता हूं, उसके बाद में आपको समझा देता हूं। नर्सिंग इज ए डायरेक्ट सर्विस, डायरेक्ट सर्विस एंड डायरेक्ट गोल। ठीक है, एंड अडेप्टेबल adaptable to the individual family and community related to health and illness, related to health and illness। ठीक है, ये जो नर्सिंग की जो डेफिनेशन दी वो अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने 1973 के अंदर ये डेफिनेशन दी थी। तो इसके अंदर बताया गया था कि नर्सिंग इज ए डायरेक्ट सर्विस। डायरेक्ट सर्विस का मतलब क्या है कि जो नर्सिंग है ना वो एक सीधी सेवा है। ठीक है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता और एक सीधी सेवा है, क्योंकि एक जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो क्या है कि पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। ठीक है, एक नो फिजिशियन के और जो पेशेंट होता है उसके बीच में जो काम करती है वो नर्सिंग स्टाफ होता है और वो एक डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर रहता है उसके। ठीक है, यानी कि एक माना जाए तो अपन देखते हैं हेल्थ केयर सिस्टम में एज ए हार्ट बोलते हैं उसे। जो हेल्थ केयर सिस्टम होता है उसके अंदर जो नर्सिंग स्टाफ का जो रोल है वो एज ए हार्ट होता है, यानी दिल का काम। ठीक है, उसके बाद में डायरेक्ट सर्विस, इसका मीन समझ में आया कि इज ए डायरेक्ट सर्विस, यानी कि एक सीधी सेवा है। और डायरेक्ट गोल डायरेक्ट गोल का मतलब क्या होता है कि क्या है ना कि जो फैमिली या तो चाहे बीमार हो या फिर एक फैमिली चाहे से हेल्दी हो। ठीक है, उस वक्त भी क्या है कि वो ऐसी सेवा ही देती है जो कि हर जो फैमिली हो या इंडिविजुअल हो या कम्युनिटी हो उसके लिए अडेप्टेबल हो। ठीक है, जो नर्सिंग है यानी कि जो नर्सिंग की जो सेवा है वो एक फैमिली के लिए चाहे वो हेल्दी हो या फिर इलनेस कंडीशन में हो, हेल्दी हो या फिर इलनेस कंडीशन में हो, उस वक्त भी जो सेवा है वो हमेशा अडेप्टेबल ही प्रोवाइड करेगी एक नर्सिंग स्टाफ है जो। ठीक है, उसके बाद में नर्सिंग की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं अपन, जो नर्सिंग है वो किसके द्वारा कैसे अपन लोगों के बीच में आई। तो इसका जो फाउंडर है वो या फिर जो नर्सिंग थ्योरिस्ट थी कौन थी, कि कहाँ से शुरू हुआ ये सब। ठीक है, नर्सिंग फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट या फिर बोला जाए तो फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, अनदर नेम और लगा के, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। तो नर्सिंग शुरू करने से पहले अपन जब भी कोर्स शुरू करते हैं तो अपने को ये तो पता होना ही चाहिए कि जो नर्सिंग है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी और जो फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग या फादर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग किसे बोला जाता है। तो इसका नाम याद कर लेना, बहुत बार पूछा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, द फ्लोरेंस नाइटिंगेल। द फ्लोरेंस नाइटिंगेल यानी कि ये पहली इंसान थी जिन्होंने नर्सिंग के बारे में
सोचा। और क्या है कि जो ब्रिटिश और रशिया की जो लड़ाई चल रही थी इस्तांबुल बॉर्डर के ऊपर, उस टाइम क्या था कि इन्होंने बहुत सारी सेवा की। वहाँ के जो सोल्जर्स जो जख्मी हो जाते थे उस लड़ाई के दौरान, तो वहाँ पे जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उनको सेवा प्रोवाइड करती थी। और वो भी नाइट में जा जाके, क्योंकि लड़ाई दिन में होती थी, उसके बाद में जो वार होती है वो शाम को रेस्ट करते थे। उस टाइम वो जाके उनको उनके जो तंबू वगैरह होते थे उनमें जाके उनको संभालना, उनकी देख रेख करना, वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये काम करती थी। ठीक है। तो अनोदर नेम इनका निकाला गया फिर बाद में, द लेडी विथ लैम्प। अनोदर नेम, कि लैंप लेके ये सारी रात घूमती थी, उनके तंबुओं में जाके संभालना, उनकी देखभाल करना। अनोदर नेम, द लेडी विथ लैंप। ठीक है। ये याद रखना कि जो फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट थी और जो फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग थी वो थी द फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है। और उनका अनोदर नेम था द लेडी विथ लैम्प। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इनका जन्म कब, कहाँ, कैसे हुआ। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 12 मई 1830। 12 मई 1830। ठीक है। इटली के अंदर, इटली। इसीलिए जो 12 मई होती है, जो 12 मई है, उसको 1820 है, सॉरी 1820। 1820 जो 12 मई है उसको अपन नर्सिंग डे भी सेलिब्रेट करते हैं। नर्सिंग डे, इन्हीं के जन्म के जो दिन है उनकी, उसी दिन अपन जो नर्सिंग डे है उसको सेलिब्रेट करते हैं। नर्सिंग डे 12 मई। ठीक है। 12 मई को अपन नर्सिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। और व्हेन वाज सी डाइड, तो व्हेन वाज सी डाइड तो पूछा जाए तो 13 अगस्त डाइड। 13 अगस्त 1910। ये पूछे जाने वाले सवाल हैं जब कंपटीशन में हो। और आजकल जो नया बैच है उसके अंदर तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आएंगे, शुरू के 10-15 क्वेश्चन, उसके बाद में थ्योरी आएगी। तो उसके अंदर क्या है कि आपके जो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे तो वो उनमें पूछा जाएगा, क्योंकि ये इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट, इन्होंने फर्स्ट जो एनवायरमेंटल थ्योरी थी, जो वातावरण की जो थ्योरी थी, फर्स्ट एनवायरमेंटल थ्योरी, वो किसके द्वारा दी गई? वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल थ्योरी, एनवायरमेंटल थ्योरी। उसके बाद में नेक्स्ट इन्होंने एक फिलोसॉफी के ऊपर भी एक थ्योरी दी थी। ठीक है। तो फिलोसॉफी ऑफ हेल्थ मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन। इनके क्या था, जो पिताजी थे वो फिलोसॉफी और मैथमेटिक्स के अंदर अच्छे ग्रेजुएटेड आदमी थे। उनके साथ में क्या था कि इनकी जो बचपन से इनके पिताजी के साथ में अच्छा कॉम्बिनेशन रहा था। जब इनकी आप विकिपीडिया देखो, इनके बारे में सर्च करो, तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फिलोसॉफी ऑफ हेल्थ मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन के बारे में जो थ्योरी दी, कि यानी कि हेल्थ को कैसे मेंटेन करके रखें और कैसे रिस्टोर करके रखें, वो भी इन्होंने बताया। और फर्स्ट एनवायरमेंटल थ्योरी भी इन्होंने बताई थी। ठीक है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फर्स्ट एनवायरमेंटल थ्योरी एंड फिलोसॉफी ऑफ हेल्थ मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। ये इंट्रोडक्शन हो गया नर्स के बारे में, और नर्सिंग के बारे में डेफिनेशन हो गई, और जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उनके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। अब आज अपन डिस्कस करते हैं एक टॉपिक, लीवर बायोप्सी। लीवर
बायोप्सी, लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी का मीन क्या हुआ कि एक लीवर से सैंपल लेना, ठीक है। तो लीवर से सैंपल लेते हैं, वो किस वजह से लेते हैं, क्यों लेते हैं, इसके बारे में जानने से पहले अपन इसके बारे में एक अपने को डेफिनेशन पता होनी चाहिए किसी भी चीज को शुरू करने से पहले कि लीवर बायोप्सी का मीन क्या होता है, ठीक है। तो अपन डेफिनेशन स्टार्ट करें तो जैसे कि ए सैंपल इज कलेक्टेड, ए सैंपल is collected from liver फॉर, मेन चीज अब आएगी कि किस लिए करते हैं, फॉर हिस्टोलॉजिकल, हिस्टोलॉजिकल। हिस्टोलॉजिकल का मतलब होता है स्टडी द टिश्यू, इसका मीन ब्रैकेट में लिख देता हूं हिस्टोलॉजिकल का, स्टडी द टिश्यू, स्टडी द टिश्यू, ठीक है। यानी कि एक सैंपल लेते हैं लीवर से फॉर हिस्टोलॉजिकल, मतलब कि टिश्यू का स्टडी करने के, टिश्यू जो लीवर के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उनकी स्टडी के लिए अपन सैंपल लेते हैं, या फिर एंड फॉर साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। एक सैंपल इज कलेक्टेड फ्रॉम लीवर फॉर हिस्टोलॉजिकल, हिस्टोलॉजिकल मींस स्टडी ऑफ द टिश्यू, एंड फॉर साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। साइटोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, एक या दो टिश्यू का वहां से लीवर में से सैंपल लेना और उनकी स्टडी करना, जैसे कि एफएनएसी करते हैं। एफएनएसी के थ्रू अपन एक या दो टिश्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। एफएनएसी, एफएनएसी का मतलब क्या होता है, एफएनएसी, तो इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, ठीक है। यानी कि एक फाइन नीडल, बहुत पतली सी नुकीली सी नीडल के द्वारा अपन सैंपल लेते हैं लीवर से, तो उसमें एक या दो टिश्यू की स्टडी करने के लिए अपन लीवर बायोप्सी करते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी, एक सैंपल लिया जाता है लीवर से फॉर हिस्टोलॉजिकल पर्पज, यानी कि अपन या तो लीवर के टिश्यू की स्टडी करना चाहते हैं, या फिर वहां पे एक या दो टिश्यू लेके निकाल के जैसे कि साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए अपन लीवर बायोप्सी करते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्यों करते हैं, अब ये भी तो है कि जो लीवर बायोप्सी है वो अपन क्यों करेंगे, जाहिर सी बात है। तो इसके बारे में अपन जानते हैं इंडिकेशन, यानी कि करते क्यों है, इंडिकेशन, ठीक है। इंडिकेशन, इंडिकेशन का मतलब कि जो लीवर बायोप्सी जो अपन कर रहे हैं, जो प्रोसीजर कर रहे हैं वो क्यों करेंगे, या तो लीवर के अंदर कैंसर हो, उसके टिश्यू वगैरह जब भी तो स्टडी करेंगे, ऐसे थोड़ा ना किसी को भी पकड़ लिया और किसी का भी सैंपल लेके अपन स्टार्ट कर देंगे। तो इंडिकेशन के अंदर कोई डिजीज कंडीशन होगी पेशेंट के अंदर, उस टाइम अपन लीवर बायोप्सी का सैंपल लेते हैं। तो डिजीज कंडीशन लीवर कार्सिनोमा, कार्सिनोमा, कार्सिनोमा को अपन बोलते हैं कैंसर, ठीक है। यानी कि इंडिकेशन क्यों करते हैं, लीवर कार्सिनोमा हो पेशेंट के, तब अपन लीवर का जो सैंपल लेते हैं। और एक सेकंड कंडीशन होती है, सेकंड कंडीशन होती है कि जो लीवर है उसको ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, कि भाई कंडीशन तो देखें लीवर की, ये लीवर में चल क्या रहा है, ठीक है। तो उसके लिए अपन लीवर ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, या फिर लीवर कैंसर है, किस स्टेज पे कैंसर चल रहा है, कौन सी सेल्स का मेटास्टेसिस, मतलब सेल्स कौन से टाइप्स की है और कितना ग्रोथ कर पा रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपन इंडिकेशन यानी लीवर बायोप्सी करते हैं, लीवर कैंसर के अंदर या फिर लीवर ट्रांसप्लांट के अंदर। अब एक कंडीशन है कि सर अपन जो लीवर बायोप्सी है वो कब नहीं करें, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कब ये चीज नहीं करें, कि व्हेन वी शुड
नॉट परफॉर्म दी प्रोसीजर। ठीक है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अंदर अपने पास में कंडीशन आती हैं कि अपने को कब नहीं करनी है। तो या तो पेशेंट हो उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, ठीक है, फर्स्ट डिजीज कंडीशन हो ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर का मतलब अगर पेशेंट के चलो ब्लीडिंग हो रही है तो अपन लीवर बायोप्सी क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो लीवर है वो फॉर्मेशन करता है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। एनाटॉमी के अंदर जब आप ब्लड का यूनिट पढ़ोगे उसके अंदर जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, जो 12 ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, लेवाइल, स्टेबल, हेगमान फैक्टर, ठीक है, उन सब का ये फॉर्मेशन करता है लीवर। जब लीवर के अंदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर मतलब कि इनका ही वहां पे निर्माण नहीं हो पा रहा है तो अपन लीवर का बायोप्सी नहीं करेंगे, क्योंकि ब्लीडिंग हो गई तो वो रुकेगी नहीं। ठीक है, सिर्फ एक फैक्टर को छोड़ के, जो थर्ड फैक्टर होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मिन, वो जो जहां पे कट लगता है मतलब कहीं पर भी घाव हो गया तो वहां की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर स्मूथ मसल सेल्स होती हैं और एक होता है एडवेंशियल सील, एडवेंशियल सेल्स। दो टाइप्स की जो सेल्स होती हैं उनके द्वारा थर्ड फैक्टर का निर्माण होता है। बाकी जो जितने भी फैक्टर हैं ब्लड क्लोटिंग फैक्टर के, वो सब निर्माण करवाता है अपना लीवर। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है पेशेंट को तो अपने को लीवर बायोप्सी नहीं करनी है। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट डिजीज कंडीशन आएगी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या होता है कि प्लेटलेट्स का कम होना, डिक्रीज लेवल ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ही नहीं है तो क्लॉटिंग करवाएगा कौन? समझ में आ रहा है? यानी कि पेशेंट के अंदर प्लेटलेट्स की कमी आ रही है। जैसे डेंगू वगैरह की डिजीज कंडीशन में आपने देखा होगा प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, गांव में खूब सुनते हो। ठीक है, उसके अंदर भी अपने को लीवर बायोप्सी नहीं करना है, क्योंकि एक बार खून चालू हो गया उसके बाद में रुकने का नाम ही नहीं लेगा। ठीक है, उसके बाद में अपनी जो थर्ड कंडीशन आती है डिजीज कंडीशन, वो होती है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज कंडीशन है, इनके अंदर भी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो उसके अंदर तो क्या है कि एक भी हो गया तो चल जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, हीमोफीलिया डिजीज कंडीशन ऐसी है, इसमें एक पर्टिकुलर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर की कमी के कारण जो डिजीज कंडीशन होती है उसको बोलते हैं अपन हीमोफीलिया। यानी कि लैक ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, लैक ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। ठीक है, हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया भी 3 टाइप्स का होता है, वो मैं बताता हूं आपको। तो हीमोफीलिया का जो मीन है उसका मीन होता है लैक ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, यानी कि एक पर्टिकुलर जो क्लोटिंग फैक्टर होगा उसकी कमी के कारण से जो कंडीशन अराइज होती है उसको बोलते हैं अपन हीमोफीलिया। तो नेक्स्ट अपन हीमोफीलिया पढ़ते हैं। तो हीमोफीलिया कितने टाइप्स का होता है? तो हीमोफीलिया होता है 3 टाइप्स का जनरली। हीमोफीलिया ए, नेक्स्ट होता है हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया बी। नेक्स्ट है हीमोफीलिया सी, हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया ए है अगर पेशेंट के अंदर, तो जो पर्टिकुलर जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर गायब रहेगा, पेशेंट के अंदर नहीं पाया जाएगा, वो होगा एट्थ क्लोटिंग फैक्टर की कमी है अगर कोई पेशेंट के अंदर, तो उस कंडीशन को बोलेंगे अपन हीमोफीलिया ए डिजीज कंडीशन। यानी कि ए हीमोफीलिया ए बीमारी है उसको अगर 8 क्लोटिंग फैक्टर की कमी है तो। नेक्स्ट है हीमोफीलिया बी, अगर पेशेंट के अंदर 9th क्लोटिंग फैक्टर, जो 9 नंबर का जो क्लोटिंग फैक्टर है उसकी कमी है अगर पेशेंट के अंदर, तो जो बीमारी अपन बोलेंगे वो होगी हीमोफीलिया बी। नेक्स्ट है हीमोफीलिया सी, इसके अंदर अगर 11th नंबर का क्लोटिंग फैक्टर है अगर उसकी कमी आ रही है तो अपन उस कंडीशन को बोलेंगे हीमोफीलिया सी।
समझ में आ रहा है यहाँ तक? आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। ये जो कंडीशन है ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है, अब लीवर के अंदर अपने को कॉन्ट्राइंडिकेशन पता चल गया कि ये कंडीशन है, तो अपन नहीं करेंगे। उसके बाद में अब पेशेंट को तैयार करना है। चलो चेक कर लिया सब कुछ, अब अपने को चेक करना है प्रिपरेशन। पेशेंट को भी तो तैयार करना है, तो पेशेंट को तैयार करने से पहले अपन क्या क्या करते हैं? प्रिपरेशन फॉर लीवर बायोप्सी, प्रिपरेशन फॉर लीवर बायोप्सी। तो लीवर बायोप्सी के लिए अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस टाइम अपने को करना क्या है? जो पेशेंट होगा अपने सामने, उसके अंदर अपन कुछ चीजें चेक करेंगे, क्योंकि अपने को पता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, तो अपन चेक करेंगे उसके अंदर। चेक, ब्लीडिंग से प्रिवेंट करना है ना, क्योंकि जो क्लोटिंग फैक्टर है उनका निर्माण कौन करता है? लीवर। तो अपने को लीवर बायोप्सी कर रहे हैं, तो उसकी प्रिपरेशन से पहले अपने को चेक करना है। अपने को चेक करना है पहले तो ब्लीडिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम पेशेंट का, क्लोटिंग टाइम, जो ब्लड है वो कितने टाइम में थक्का जमा लेता है अपना। नेक्स्ट अपन चेक करेंगे पेशेंट का प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन टाइम। नेक्स्ट चेक करेंगे पेशेंट का प्लेटलेट्स काउंट, प्लेटलेट्स काउंट। यानी कि ये चारों चीजें अपन एक पेशेंट में चेक करेंगे, ठीक है। कि पेशेंट के ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है, तो ब्लीडिंग हो रही है तो वो कितने देर के लिए हो रही है, क्लोटिंग टाइम कितने देर में खून जो थक्का बना रहा है अपना, या फिर प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है कि जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होते हैं ना, उसका टाइप्स होता है, तो उसके अंदर कितने सेकंड के अंदर ये एक्टिवेट हो जाता है और कितने सेकंड बाद में अपना काम शुरू कर देता है। उसके बाद में प्लेटलेट्स काउंट, यानी कि पेशेंट का जो नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट होता है वो कितना होता है, ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना। नेक्स्ट है ब्लीडिंग टाइम। तो ब्लीडिंग टाइम होता है नॉर्मल अप्रोक्स 2 से 6 मिनट, 2 से 6 मिनट टाइम होता है, वो ब्लीडिंग टाइम होता है, ठीक है। उसके बाद में जो क्लोटिंग टाइम होता है 3 से 8 मिनट, 3 से 8 मिनट लग जाते हैं क्लोटिंग होने में। एक जो ब्लड अगर कहीं चोट लग गई तो अपना जो क्लोटिंग होगा, जो थक्का बनेगा, उसके अंदर अप्रोक्स 3 से 8 मिनट लग सकती है। उसके बाद में प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितने देर में ये काम करना शुरू करेगा, तो इसके लिए 8 टू 12.5 सेकंड, 8 टू 12.5 सेकंड के अंदर प्रोथ्रोम्बिन टाइम रहेगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो प्लेटलेट्स काउंट है। तो नॉर्मल पर्सन के अंदर नॉर्मल, ये मैं नॉर्मल वैल्यू बता रहा हूं इनकी, तो ये अपने को चेक करना उसके पेशेंट के अंदर। प्रिपेयर फॉर, यानी कि लीवर बायोप्सी के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये चीजें अपन चेक करेंगे ये नॉर्मल है या नहीं है। उसके बाद में प्लेटलेट्स काउंट, यानी कि 1.5 से 3.5 लाख, 3.5 लाख प्लेटलेट काउंट एक नॉर्मल पर्सन के अंदर, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर होना चाहिए, ओके। उसके बाद में अपन ये सब चेक कर लिया लीवर बायोप्सी के लिए, ये सब नॉर्मल आ रहा है, तो अपन उसके बाद में आगे क्या करेंगे लीवर बायोप्सी के पेशेंट के अंदर? उसके बाद में अपन करेंगे मेथड यूज करेंगे। चेक तो करना ही पड़ेगा कि जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर एक्चुअल है, कि सब कुछ नॉर्मल है, उसके बावजूद भी एक बार तो चेक करना ही पड़ता है, ठीक है। तो मेथड, जो मेथड काम में लिया जाता है लीवर बायोप्सी के लिए, वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स के जो मेथड होते हैं वो लीवर बायोप्सी के अंदर अपन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट होता है डक मेथड, डक मेथड। नेक्स्ट जो मेथड होता है वो ईवी मेथड होता है, ईवी मेथड। समझ में तो आ रहा है ना सबके? यानी कि जो लीवर बायोप्सी है वो कब करते हैं, कैसे करते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन कब नहीं करनी चाहिए, प्रिपरेशन करने से पहले अपने को क्या क्या चेक करना चाहिए, और कौन कौन से मेथड काम में लेने चाहिए। तो अपने पास में 2 मेथड है, डक मेथड
और ईवी मेथड। तो ये मैं बताता हूँ ये कैसे क्या किया जाता है। जो डक मेथड है वो अपन परफॉर्म करते हैं हॉट एनवायरमेंट में। हॉट एनवायरमेंट, जो गर्म वातावरण होता है उसके अंदर परफॉर्म करते हैं अपन डक मेथड। ठीक है, हॉट एनवायरमेंट के अंदर डक मेथड काम में लिया जाता है। इसके अंदर किया क्या जाता है जनरली, जो कान का जो ईयर लोब होता है, जो नीचे का जो हिस्सा होता है, वहां पर क्या है कि अपन प्रिक करके देखते हैं। वहां पे चेक करते हैं कि उसके अंदर ब्लीडिंग कितनी देर के लिए हो रही है, कितनी देर में उसका क्लोटिंग टाइम हो रहा है, प्रोथ्रोम्बिन कैसे एक्टिवेट हो रहा है, सब कुछ चेक कर लेंगे अपन डक मेथड के। बड़ा घाव करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो हॉट एनवायरमेंट के अंदर डक मेथड काम में लेते हैं। तो इसके अंदर किया क्या जाता है, ए प्रिक इन द ईयर लोब, इन द ईयर लोब। ठीक है, एक छोटा सा प्रिक करके देखते हैं कान के ईयर लोब के अंदर डक मेथड के अंदर। और ये भी हॉट एनवायरमेंट जैसे अपने राजस्थान वगैरह है। ठीक है, और अब आते हैं अपन नेक्स्ट ईवी मेथड। ये करते हैं अपन कोल्ड एनवायरमेंट। कोल्ड एनवायरमेंट, कोल्ड एनवायरमेंट पहुंच गए जम्मू कश्मीर। छोटा सा प्रिक हो करके देखें, छोटे से प्रिक से ठंड के अंदर क्या होता है, स्टिमुलेशन नहीं हो पाता और जो ब्लड है वो बाहर नहीं निकल पाता इतनी जल्दी, और अपने को पता भी नहीं चल पाता। तो उसके अंदर अपने को क्या है, थोड़ा सा बड़ा कट लगा के देखते हैं ताकि अपन अच्छे से देख सके ब्लीडिंग टाइम और क्लोटिंग टाइम। ठीक है, उसके लिए अपन करते हैं इन्वेजिव, इन्वेजिव कट इन द ईयर लोब। ठीक है, ईवी मेथड के अंदर डक मेथड और ईवी मेथड में डिफरेंस समझ में आ गया। इस ठंडे वातावरण में किया जाता है, और ये जो डक मेथड होता है वो हॉट एनवायरनमेंट के अंदर किया जाता है। इसके अंदर अपन ईयर लोब के अंदर सिर्फ एक छोटा सा प्रिक करेंगे और उसके अंदर इन्वेजन करके देखेंगे कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं। तो अपन आप अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो उसे, 2 मिनट। बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो ब्लीडिंग है वो ना हो, उसके लिए अपन कुछ बचाव कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, विटामिन के का एक इंजेक्शन लगाते हैं, विटामिन के। और कब लगाते हैं, 5 से 7 दिन पहले, 5 to 7 days बिफोर लिवर बायोप्सी। ठीक है, विटामिन के है, विटामिन के एक क्या काम करता है, वुंड हीलिंग के अंदर काम करता है। उसके लिए क्या करता है कि जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है उसका निर्माण करने में बहुत बड़ा रोल अपना निभाता है विटामिन के। इसीलिए अपन 5 से 7 दिन पहले, जिसकी अपने को लिवर बायोप्सी करनी है, उसके अंदर अपन 5 से 7 दिन पहले विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर बनाने में मदद करता है विटामिन के, याद कर लेना, पूछते हैं। फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 9 और फैक्टर नंबर 10। ये 4 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, उनके निर्माण के लिए मदद करता है विटामिन के। इसीलिए अपन 5 से 7 दिन पहले लीवर बायोप्सी में अपन देते हैं विटामिन के का इंजेक्शन। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं अपन लिवर बायोप्सी के ऊपर। अब करते हैं इस लिवर बायोप्सी, लिवर बायोप्सी। तो लिवर बायोप्सी के अंदर करते क्या हैं, एक तो ओपन मेथड से, या तो यानी कि कोई सर्जरी के दौरान अपन सैंपल लें, या फिर अपन एक छोटे से नीडल के थ्रू लें, यानी कि क्लोजली लें, या फिर एक ओपन मेथड से लें। ओपन मेथड, ठीक है। एक नेक्स्ट होता है क्लोज मेथड के द्वारा, क्लोज मेथड।
जो कि मोस्ट कॉमन काम में लिया जाता है, क्योंकि बड़ा कट लगा दिया और ब्लीडिंग डिसऑर्डर क्या पता लास्ट के अंदर कोई कंडीशन ऐसी अराइज हो जाए, तो अपन मोस्ट कॉमन ये हॉस्पिटल में काम में लेते हैं। ये पूछा भी जाता है कि कौन सा मेथड लीवर बायोप्सी के अंदर सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है, क्लोज मेथड या ओपन मेथड। तो आपने अपने को बताना है क्लोज मेथड, ठीक है। ओपन मेथड के अंदर क्या है कि कोई सर्जरी के दौरान अपन ने सैंपल ले रहे हैं, तो क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर एक जनरल एनेस्थीसिया लगा देंगे, उसको सुन करके रखेंगे, जनरल एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया लगाएंगे ओपन मेथड के अंदर। नेक्स्ट जो पेशेंट है उसको दो चीजें याद रखनी है, इसको पेशेंट को एनपीओ रखना है, मतलब कि उसे खाने के लिए कुछ नहीं देना 6 से 8 घंटे के लिए। एनपीओ, एनपीओ की फुल फॉर्म नथिंग पर ओरल, नथिंग पर ओरल, यानी कि माउथ से कुछ नहीं देना फॉर 6 to 8 आवर, 6 से 8 घंटे के लिए पेशेंट को अपने को कुछ नहीं देना है ओपन मेथड के अंदर। और अपन जनरल एनेस्थीसिया यानी कि पेशेंट को सुन करके रखेंगे, जनरल एनेस्थीसिया, और एनपीओ रखेंगे यानी कि खाने के लिए भी कुछ नहीं देंगे 6 से 8 घंटे के लिए। उसके बाद में आते हैं अपन क्लोज मेथड के अंदर। क्लोज मेथड के अंदर अपन जो एनेस्थीसिया यूज करेंगे वो 2% जाइलोकेन, लोकल एनेस्थीसिया, जाइलोकेन, जाइलोकेन एक लोकल एनेस्थीसिया है, वो काम में लेते हैं, लोकल एनेस्थीसिया। क्लोज मेथड के अंदर 2% जाइलोकेन लोकल एनेस्थीसिया काम में लेते हैं, और इसके अंदर अपने को एनपीओ रखने की जरूरत है। उसके अंदर नो नीड ऑफ एनपीओ, यानी कि नो नीड ऑफ एनपीओ, नो नीड ऑफ एनपीओ, क्योंकि उसमें अगर सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी के दौरान खाना खिला दिया तो जो लीवर का काम है वो तो उसको करना ही पड़ेगा, तो इसलिए अपने को लीवर के काम को रोकना पड़ेगा। तो 6 से 8 घंटे के लिए अपन उसको कुछ नहीं देंगे। उसके अंदर क्लोजली है मेथड, तो क्लोजली अपन लगा मेथड यूज करते हैं लीवर बायोप्सी के लिए, तो अब आराम से लीवर अपना काम कर सकता है। एक छोटा सा प्रिक करेंगे, उसमें से एक या दो साइटोलॉजिकल मेथड होता है, मैंने आपको शुरू में बताया एफएनएसी के थ्रू। तो उसमें क्या है कि उसमें खाने की जरूरत भी, नो नीड ऑफ एनपीओ, यानी कि पेशेंट को एनपीओ रखने की भी आराम से अब कैसे भी रह सकता है, ठीक है, खाया पिया हो चाहे नहीं खाया पिया हो, अपन लीवर बायोप्सी क्लोज के अंदर कर सकते हैं। और जो जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया है, उसका नाम याद रखना 2% जाइलोकेन, ठीक है, क्लोज मेथड के अंदर काम में लिया जाता है। नेक्स्ट आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट अपन आते हैं जो लीवर है, जो सॉरी प्रोसीजर कैसे करते हैं, ठीक है। जो लीवर बायोप्सी का है उसके अंदर जो प्रोसीजर है वो पहले क्या करते हैं, प्रोसीजर, प्रोसीजर परफॉर्म करना है अब लीवर बायोप्सी का। क्लोज मेथड और ओपन मेथड मैंने आपको बता दिया, उसके अंदर अपने को क्या क्या करना है। उसके बाद में जो प्रोसीजर करेंगे तो अपने पास में क्या क्या आर्टिकल्स वहाँ पे मौजूद होने चाहिए लीवर बायोप्सी करते हुए। तो अपने पास में सबसे पहले क्या है कि जो नर्सिंग का जो मोस्ट कॉमन जो रोल होता है, जो पेशेंट कोई भी आए तो उसके एंजाइटी रहेगी, पता नहीं क्या होगा, अंदर ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे तो काटेंगे जोड़ेंगे कुछ भी, तो पेशेंट की एंजाइटी, पेशेंट एंजाइटी प्रोसीजर उसको पहले तो आपको समझाना है अच्छी तरीके से, पेशेंट की एंजाइटी को कम करना है प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले। ये नहीं कि डायरेक्ट आया और उसको लगा दिया और चलो ठीक है काट दिया पीट दिया, कहीं वो ऊपर ही पहुंच जाए, ठीक है। तो उससे पहले अपने को प्रोसीजर करने से पहले अपने को पेशेंट की एंजाइटी को रिड्यूस करना है। तो एक्सप्लेन एक्सप्लेन द प्रोसीजर। उसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है, जो पेशेंट है उसको बातों में लेना है। गाँव में भी अपन जानते मारवाड़ी भाषा में उसको बात अच्छी तम लगा के काम निकाल लूँ अपन कुल मिलाकर, ठीक है। तो इंक्रीज कम्युनिकेशन, तो अपने को कम्युनिकेशन मेंटेन रखना है, कम्युनिकेशन, ठीक है। यानी कि प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले अपन को पेशेंट की एंजाइटी को कम करना है, ठीक है। तो पेशेंट की एंजाइटी कम कैसे होगी, उससे बातचीत करेंगे, उसको प्रोसीजर समझाएंगे
कि एक छोटा सा कट लगाएंगे, आपका सैंपल लेंगे, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आपको वापस वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद में अपने पास में आर्टिकल्स क्या क्या मौजूद होने चाहिए, ठीक है, लीवर बायोप्सी के दौरान। तो लीवर बायोप्सी के अंदर जो काम में आती हैं वो नीडल काम में आती हैं। 2 नीडल हैं, उनका नाम बता देता हूं। आर्टिकल्स 16 गोज की होती है, ये याद रखना, बहुत बार पूछा हुआ है। 16 गोज की। फर्स्ट जो नीडल है वो होती है सिल्वर मैन नीडल, सिल्वर मैन नीडल, ठीक है। और जो सेकेंड नीडल होती है वो होती है मैगनी नीडल, मैगिनी नीडल। 2 नीडल काम में आती हैं लीवर बायोप्सी के अंदर, 16 गोज की होती हैं। एक तो सिल्वर मैन नीडल और एक मैगिनी नीडल। इनमें भी अगर कोई मोस्ट कॉमन पूछे तो अपने को इनके डायग्राम भी आते हैं, मैं कल आपको डायग्राम शो कर दूंगा। तो मैग्नी नीडल मोस्ट कॉमन काम में लेते हैं, मोस्ट कॉमन लिख लेना, पूछा हुआ है। आजकल क्या है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे, डायरेक्ट मतलब कि उनकी इमेज शो भी कर देते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उसके अंदर मैग्नी नीडल है या फिर सिल्वरमैन नीडल है, ठीक है। उसके बाद में अपने को क्या करना है, नेक्स्ट आर्टिकल क्या लेंगे, सॉल्यूशन, क्योंकि साइट को तैयार करना है ना। तो अपन लेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या लेंगे, 7.5% पोविडो आयोडीन, पोविडो आयोडीन 7.5% पोविडो आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे। अब आप बोलोगे सर पोविडो आयोडीन सॉल्यूशन होता क्या है, अरे बच्चों को बोलते हैं बीटाडीन, ठीक है, याद कर लेना बीटाडीन। जो लाल दवा होती है ना बीटाडीन, उसको बोलते हैं पोविडो आयोडीन, बीटाडीन। 7.5% पोविडो आयोडीन लेंगे सॉल्यूशन। क्यों लेंगे, साइट को प्रिपेयर करने के लिए। और एक टर्मिनोलॉजी है, कई बार ये नहीं बोलते कि साइट को प्रिपेयर करो, अपने को बोल देंगे टू पेंट द साइट विथ सॉल्यूशन यूज। पेंट का मतलब भी वही होता है, वो पेंट मत समझना ना कलर करने वाला, पेंट समझना है कि साइट को प्रिपेयर करने के लिए अपने को जो सॉल्यूशन काम में लिया जाता है वो 7.5% पोविडो आयोडीन यानी कि बीटाडीन काम में लेते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद में अपने को सैंपल बोतल, कि भाई सैंपल लेंगे किस में, तो नेक्स्ट लेंगे अपन थर्ड आर्टिकल सैंपल बोतल, सैंपल बोतल लेंगे। नेक्स्ट लेंगे अपन सॉल्यूशन, जो सैंपल बोतल होगा उसके अंदर एक सॉल्यूशन होगा 10% फॉर्मेलिन, 10% फॉर्मेलिन यानी कि टू प्रिजर्व द सैंपल। 10% फॉर्मेलिन लेंगे सैंपल बोतल के अंदर, किस लिए लेंगे, टू प्रिजर्व, टू प्रिजर्व यानी कि उसके रख रखाव के लिए, टू प्रिजर्व द सैंपल। जो सैंपल कलेक्ट करेंगे या उसको प्रिजर्व करने के लिए 10% अपन फॉर्मेलिन लेंगे। उसके बाद अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि नर्स के बारे में आपको बता दिया। उसके बाद में नर्सिंग के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, नर्सिंग की डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद में अपन ने शुरू किया था नर्सिंग, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से समझा दिया मैंने। उसके बाद में अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी में अपन ने इसकी डेफिनेशन से लेके क्यों करते हैं क्यों नहीं करते हैं, कौन कौन से मेथड काम में लेते हैं और किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन से आर्टिकल्स काम में लिए जाते हैं। अब कल करेंगे अपन इसके बारे में कि क्या पोजीशन देते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर एंड आफ्टर द प्रोसीजर, ठीक है। नॉर्मली बता देता हूँ आपको कि जो राइट हैंड है वो अपन गर्दन के नीचे रख देंगे और जो राइट साइड में जो वेस्ट है अपनी कमर है वहाँ पे तकिया लगा देंगे ताकि अच्छे से अपने को विजुअलाइज हो जाए। वैसे एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो लीवर बायोप्सी होती है वो करते कहाँ है, लोकेशन,
लोकेशन 8th to 9th ICS। ICS की फुल फॉर्म लिख देता हूँ, इंटर कोस्टल स्पेस। इंटरकोस्टल स्पेस 8 to 9 इंटरकोस्टल स्पेस, मतलब जो अपने जो हड्डियों का ढांचा है इसको बोलते हैं वैसे तो रिब्स इंग्लिश में, ठीक है, पसलियाँ हिंदी में बोले तो पसलियाँ, और वैसे रिब्स बोलते हैं। तो रिब्स क्या होता है, इनके बीच में होती है अपने में जो मेन चेस्ट बोन होती है वो स्टर्नम बोन होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो पेयर्स होते हैं, जो रिब्स होती हैं, तो 7 तो ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट दोनों साइडों में से 7 का पेयर होता है, 7 इधर 7 इधर, वो डायरेक्टली वर्टिब्रा से जाके रीढ़ की हड्डी से जुड़ती हैं, ठीक है। 3 रिब्स होती हैं, यानी कि 3 का जो पेयर होता है ना, यानी कि 8 9 सॉरी 7th 8th 9th, वो फॉल्स रिब्स के अंदर देखा जाता है, ठीक है, यानी कि वो उनके ही अटैच होके वो रिब वर्टिब्रा से जाके जुड़ती हैं। उसके बाद में 2 रिब्स होती हैं जो कि फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ठीक है, वो ऐसे ही तैरती रहती हैं। उसके बाद में 8th to 9th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर अपन जो लीवर बायोप्सी करते हैं, ठीक है। अगर इससे अबाउ कर लिया तो मतलब 7 6 कर लिया तो ऊपर क्या होता है डायफ्राम, तो वहां पे पंचर हो सकता है। अपने को साइट भी याद रखनी है कि कौन सी साइट के ऊपर, कौन सी लोकेशन के ऊपर अपन लीवर बायोप्सी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।